यूपी गवर्नमेंट ने इजराइल से सीख के जो काम इंडिया में किया पहली बार, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने सराहा भी है। ये जो सबसे बड़ी किताब है भारत की, इसमें बुलडोजर का कहीं जिक्र नहीं है। कोई हमारे ऊपर एफआईआर ना करा सके। महमूद प्राचा जैसा आके कल कोई एक भी व्यक्ति मेरे पास आ गया तो मैं नाप दूंगा सबको। बुलडोजर चलना बंद हो जाएगा, मॉब लिंचिंग बंद हो जाएगी। मॉब लिंचिंग के लिए 2015-16 में एक जजमेंट आई थी, उसमें गाइडलाइंस बनी थी। कुछ को पता है, रोज मॉब लिंचिंग हो रही है। जजमेंट आने से कुछ नहीं होता, और कोई भी कमजोर तबके के लिए जजमेंट आती है उस पर कभी अमल भी नहीं होता। मथुरा मस्जिद का, उसमें पूरी ताकत लगा रही है बहुत सारी तंजीमें उन लोगों के पास जाके ये कहने के लिए प्राचा साहब को हटा दो। आपने क्यों कर लिया इन्हें? हम इंडिया से नहीं, पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छा वकील आपको लगे प्राचा साहब के अलावा, उसके लिए हम करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे। प्राचा साहब को हटा दो। तो अभी जो बुलडोजर के लिए बहुत लोग खुश हो रहे हैं, एक जमात ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस फाइल कर दिया है, जमीयत उलमा हिंद जो भी जमात है। तो ये एक जस्टिस अंसारी हैं। अभी एक वक्फ के सिलसिले में एक मीटिंग हुई थी बड़ी, ये अबाने गालिब में जी, तो उसमें जस्टिस अंसारी ने बोला था, उन्होंने इन सभी जमातों का नाम लेके बोला था। तो अकेला कोई एक ही शख्स गुनहगार नहीं है इनके बारे में नाम लेके बोलने वाला। अब उस गुनहगारों की लिस्ट में जस्टिस अंसारी भी आ गया। उन्होंने नाम लेके बोला था कि जितने भी केसेस इन लोगों ने लगाए हैं वो 100% हारे हैं, बाबरी मस्जिद से लेके आज तक 100% हारे हैं केसेस सारे। अब अंसारी साहब से आप लोगों को इंटरव्यू लेना चाहिए, कैसी बात क्यों कही कि मिस्टर प्राचा भी ऐसी ऐसी कुछ बातें कहते हैं। तो ये भी केस इसी तरह का है, इसमें पब्लिसिटी हो गई। कमजोर डिफेंस है ये, एक बार फिर, जिससे हमलावर की ताकत और बढ़ेगी। तो देखिए, आपकी नजर में मजबूत डिफेंस क्या होता? सुप्रीम कोर्ट में पहले तो जाना ही नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट खुद मना करता है हमारे पास सीधे मत आओ। तो जो लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वो उस कॉज को नुकसान करते हैं जिस कॉज के लिए वो जाते हैं सीधे। यानी लंबा प्रोसेस इख्तियार किया जाए आपके साथ। जो कानूनी तरीका है, जो संविधान ने 3 तरह की अदालतें बनाई है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद मना किया कि मत आया करो यहाँ पे, एक नहीं 10 बार मना किया। अब वो जिस भी वजह से मना किया, मैं नहीं जाना चाहता उसमें, बहुत सारी वजह होती है, ठीक है, लेकिन मना किया है, फिर भी जाते हैं। अब इससे कितना बढ़िया उनका पब्लिसिटी हो जाता है ना। और ये जमातें नहीं कर रही, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वकील भी हैं जो डालते हैं धड़ाधड़, और वो मुद्दे को कई बार खत्म करने के लिए भी डाली जाती है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई पिटीशन डाल दी जाए, सुप्रीम कोर्ट उसको डिसमिस कर दे, उसके बाद वो मुद्दा जो है हमेशा के लिए खत्म, और वो जुल्म जो है हमेशा के लिए चालू। तो अब तो बुलडोजर चलना तो प्राचा साहब बंद हो जाएगा ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात कही है कि अगर कोई आरोपी भी है तो आप उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते, यानी दोषी के घर पर भी आप बुलडोजर नहीं चला सकते। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं ना, बुलडोजर चलना बंद हो जाएगा, मॉब लिंचिंग बंद हो जाएगी। मॉब लिंचिंग के लिए 2015-16 में एक जजमेंट आई थी, जिसपे मॉब वायलेंस के लिए पहलू खान के टाइम पे, ठीक, उसमें गाइडलाइंस बनी थी। कुछ को पता है, रोज मॉब लिंचिंग हो रही है, डेली पिटाई हो रही है, मॉब वायलेंस डेली हो रहा है। तो ये जजमेंट आने से कुछ नहीं होता, और कोई भी कमजोर तबके के लिए जजमेंट आती है उस पर कभी अमल भी नहीं होता। ये भी मैं बता रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कभी अमल नहीं होता। एक तो जजमेंट्स ही नहीं आती है अच्छी, उसके बाद कभी अमल नहीं होता। अब ये भी टिप्पणी तो एक की है, लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय ये भी तो टिप्पणी की है कि यूपी गवर्नमेंट के का एफिडेविट बहुत ही जबरदस्त सराहा था। तो यूपी गवर्नमेंट ने तेल अवीव से, इजराइल से सीख के जो काम इंडिया में किया पहली बार, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने सराहा भी है। तो अब इन दोनों चीजों को बैलेंस करके निकलेगा क्या होगा कि इसको बुलडोजर की प्रक्रिया हो तो, मगर इस तरीके से हो जो पूरी तरीका। अब आप पूछोगे तो ये तो अच्छी बात होगी ना, कुछ उसका जमा मोत प्रोसीजर बन जाएगा कैसे बुलडोजर चलाना है। तो ये तो अच्छी, देखने में कितनी अच्छी लगेगी बात, और कितनी ताली बजेगी जिस तंजीम ने ये किया। लेकिन कितना बड़ा नुकसान होगा ये मैं आपको बताता हूं। ये बीएनएस, तो इसमें इस तक में बुलडोजर का कहीं जिक्र नहीं है। ये जो सबसे बड़ी किताब है भारत की, इसमें बुलडोजर का कहीं जिक्र नहीं है, मतलब बुलडोजर का कॉन्सेप्ट ही कहीं नहीं। तो एक चीज जो कॉन्सेप्ट है इन दोनों में है, इनको अपराध माना गया है। कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर जो भी कार्रवाई होती है वो एक गुनाह, अपराध, ऑफेंस होता है। आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा के ये किया जाएगा, ये अपराध आप इन शर्तों पे कर सकते हो, जो पूरी तरीके से खालिस प्योरली एक अपराध है, जिसमें चीफ मिनिस्टर तक जेल जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री तक जेल जा सकते हैं।
वो कार्रवाई कभी किसी ने नहीं की। और हम लोग बोलते हैं तो हमारे खिलाफ पूरी तरह से लामबंद होके ये कोशिश की जाती है कि कोई ऐसा जिसके घर पे बुलडोजर चलाओ वो मेरे पास ना आ जाए, मेरी मदद ना मांग ले, पूरी ताकत लगा के लामबंद होके कोशिश की जाती है, उनको डराया जाता है। आप खुद कई ऐसे केसेस के गवाह हैं, जो मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी थे, उमर गौतम थे, लामबंद होके वो फैमिलीज आई थी मेरे पास पूरी ताकत लगा के। और ये जो यूएपीए के केसेस हैं, टेरर के केसेस हैं, उसमें भी यही। और लेटेस्ट एग्जांपल उसका ये है कि जो मथुरा मस्जिद का, जो मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद का आप केस देख रहे हैं, उसमें पूरी ताकत लगा रही है बहुत सारी तंजीमें उन लोगों के पास जाके ये कहने के लिए प्राचा साहब को हटा दो, आपने क्यों कर लिया इन्हें। हम इंडिया से नहीं, पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छा वकील आपको लगे प्राचा साहब के अलावा, उसके लिए हम करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, प्राचा साहब को हटा दो बस। अब प्राचा साहब का गुनाह क्या है कि ये मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद एक अकेला केस है। इन तीन, मथुरा, काशी और अयोध्या, जो तीन बड़े केस थे, उसमें से एक केस मेरे पास है। अब उसको आप इतनी पब्लिसिटी नहीं सुनते। 18 पिटिशनर्स आरएसएस ने लगाए, ना बाबरी मस्जिद में थे ना काशी में। हमसे निपटने के लिए उन्होंने 18 पिटिशनर्स लगाए। 18 तरफ से हमला हो रहा है, लेकिन खबरों में एक क्यों नहीं आती बात? क्योंकि हमने 18 तरफ से जो हमले हो रहे हैं उनको बहुत मजबूती से दिफा कर रखा है। जिस दिन हमारे खिलाफ इतना सा भी ऑर्डर आता है वो फ्रंट पेज न्यूज बनता है। कल हमने सुप्रीम कोर्ट में 7/11 के खिलाफ एक पिटीशन डाली है और हमने नवंबर तक का स्टे ले रखा है वहां पे कि कमीशन नहीं जाएगी। जैसे काशी में भेज दी गई थी ना, उसके बाद शिवलिंग मिला था वहां पे, सर्वे हुआ था, सर्वे जो हुआ था, वो सर्वे का ऑर्डर इसमें भी हुआ था, लेकिन न्यूज क्यों नहीं बना? क्योंकि सर्वे नहीं हो पाया, हमने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले ली। वहां न्यूज क्यों बना? क्योंकि वहां सर्वे के बाद तुरंत शिवलिंग पाया गया। तो यानी यहां भी सर्वे होना था। सर्वे का ऑर्डर हुए हुए भी हो गया करीब अब 6, 7, 8 महीने हो गए। तो अब इतनी बड़ी बात जो है, ना तो हमारी कोई मीडिया कवर करती है, वो तो है ही डायरेक्ट आरएसएस से, ना कोई तंजीम हमारी तारीफ करती है। पर कुछ तो छोटा मोटा काम है ही है, वरना सर्वे होता। और अभी हम सब मथुरा के लिए भी उसी तरीके से परेशान होते, जैसे काशी तो हाथ से निकल ही गई एक तरह से। उसके असली जिम्मेदार कौन है? ये जो कमजोर डिफेंस होता है ना, ये सबसे बड़ा घातक चीज है। इसी बात के लिए मैंने आपको थोड़ी केसेस भी बताए, थोड़ा टाइम भी लिया आपका, लेकिन जो कमजोर दिफा है। और अब उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइंस बनाएंगी? गाइडलाइंस तो पहले ही है बुलडोजर चलाने की। कौन सी गाइडलाइन नहीं है? क्या पूरी गाइडलाइंस है, ए से लेकर जेड तक है। आप जो बात कह रहे हैं महमूद प्राचा साहब, क्या इसमें आपकी नजर में सुप्रीम कोर्ट का रवैया ठीक नहीं है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। तो इसको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को क्रिटिसाइज करना हर एक नागरिक का फर्ज होता है, ड्यूटी होती है, ड्यूटी करना ही चाहिए, तनकीद करनी चाहिए जजमेंट्स पे, अगर वो अच्छी ना हो तो। वही मैं कर रहा हूं। आज तक एक भी जजमेंट ऐसी नहीं आई है। मैं तनकीद कर रहा हूं सारी जजमेंट्स पे, जो किसी भी कमजोर तबके के लिए पूरा न्याय दिलवा पाए। एक जजमेंट ना किसी हाई कोर्ट से, ना सुप्रीम कोर्ट से, पूरे देश की बता रहा हूं मैं, ना SC ST के लिए कोई आई है, ना मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध के लिए आई है, ना महिलाओं के लिए आई है, ना बच्चों के लिए आई है, एक भी जजमेंट। और कोई कानून सरकार दबाव में आके बना भी देती है ना, तो हर जजमेंट जो आती है जो ऐसी होती है जो किसी कमजोर वर्ग के लिए, हर कानून ऐसा वो डाइल्यूट कर दिया जाता है। आप देखिए, महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए 498 आया, दहेज के कानून आए, बिल्कुल। तो जो अरेस्ट ना करने की 7 साल से कम सजा वाले केसेस में अरेस्ट नहीं होना है, वो दुनिया भर के ऑफेंसेस हो रहे हैं, उसके लिए नहीं आया किसी के लिए। अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो वो 498A की जो अवनीश कुमार की जजमेंट है, वो उस कानून को डाइल्यूट करने के लिए आई है। तो मैं ये आपको बता रहा हूं, उसी तरीके से यूएपीए का कानून जी। तो अब उल्टी तरफ से देखा जाए तो ऐसा कोई कानून जो कि कमजोर तबकों को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, उसको सारी जजमेंट्स ऐसी आती हैं कि उसको और सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाए। बेल नहीं देनी तो नहीं देनी, बिल्कुल नहीं देनी। यूएपीए में बेल नहीं देनी, इस तरीके से सारी जजमेंट्स आई। तो उसके बरक्स इसमें, क्योंकि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो शेड्यूल कास्ट SC ST एक्ट है, वो क्योंकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की हिफाजत के लिए, तो उसमें सारी जजमेंट्स ऐसी आती हैं कि उनके अधिकारों को और कमजोर किया जाए। ये एक ट्रेंड है जिसके बारे में क्रिटिसिज्म करना SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों की, और हर संविधान को पसंद करने वाले हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है।
तो अब मैं क्या ये बुलडोजर पे वापस आना चाहता हूँ एक चीज पूछ लेता हूं मैं आपसे, तो क्या ये जो टिप्पणी और ऑब्जर्वेशन है, ये आदेश नहीं माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट का? जो बात कही जा रही है कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब किसी भी आरोपी के मकान पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते, तो क्या इसको सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना जाए या सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है, ऑब्जर्वेशन है, जैसा कि आप कह रहे हैं? ओवरऑल अगर आदेश है तो फिर तो सबको मानना होगा, चाहे कोई भी सरकार हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है साहब। अब ये 15 लाख का वादा है, क्या आपको किसी को 15 लाख मिल गया? नहीं, ये वैसा वादा है, ओरली है ना, जबानी जमा खर्च, इससे कोई, ये कानून में कोई इसकी वैल्यू ही नहीं है, 0% वैल्यू है। अब अगर ऑर्डर करना था, और इसकी तो शायद डिमांड भी नहीं की गई है, इसकी पेयर भी नहीं है उस पिटीशन में, कि जिस जिस व्यक्ति ने कानून तोड़ के बुलडोजर चलाया है उसको तुरंत प्रभाव से आप एफआईआर दर्ज कराओ और अरेस्ट कराओ। 1.5 लाख से ज्यादा बुलडोजर चल चुके हैं पूरे देश में, पता है आपको? 1.5 लाख से ज्यादा, जो एक मोटा मोटा फिगर है, उन सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ना, अपराध किया उन्होंने। इसकी तो बात ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये अपराध कैसे करना है, उसको सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा और लग जाए कि इस तरीके से अपराध करो। तो कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है इससे, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसी तरीके से आपके हर हक अधिकार पे हमला होता है, लेकिन क्योंकि सरकारें पब्लिसिटी ऐसे ही कमजोर दिफा करने वाले लोगों को देती हैं, वो स्पॉन्सर करते हैं जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लीडर्स को, इनडायरेक्टली उनको हवा मिलती है, उनको सिक्योरिटी मिलती है, उनको पब्लिसिटी मिलती है, उनको आरएसएस के लोग स्पेशल गाली देते हैं ताकि वो महबूब बने माइनॉरिटीज की और कमजोर तबकों की नजरों में। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों एग्जांपल्स हैं। सिक्योरिटी मिल जाएगी, किस किस को खतरा नहीं है? मुझसे बड़ा खतरा किसी को है देश में? आरएसएस से। मेरे लिए तो कभी अमित शाह जी ने सिक्योरिटी का ऑफर नहीं किया, मेरे घर पे तो रेड कराते हैं, बल्कि वो खुद ही मोदी जी रेड कराते हैं मेरे घर पे, मेरे ऑफिस में। तो ये सब टेस्ट हैं हमारे देश की कमजोर तबकों को ये समझने पड़ेंगे कि जिस व्यक्ति को सरकार सिक्योरिटी दे रही है वो उनका आदमी है, वरना क्यों देंगे? मुझे तो अदालत ने ऑफर की थी, ये जो एक अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कुलदीप सेंगर वाला केस है ना, बीजेपी के एमएलए ने जिसमें एक बच्ची का रेप किया था, अब पूरी ताकत लगा रही है आरएसएस और बीजेपी उसको, उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ करने की। तो उसमें वकीलों को भी मारा गया था, मुझसे पहले जो वकील थे। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में उस बच्ची के और फैमिली की विड्रॉ कराने के लिए एप्लीकेशन लगाई। इसमें ये भी कहा जी इसमें वकीलों को भी दे रखी है, हालांकि मैंने तो ली नहीं थी सिक्योरिटी तब भी। तो मैंने तो स्टेटमेंट देके कि जी मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मेरी जो सिक्योरिटी है वो भी इस बच्ची की फैमिली को दे दो। ये टेस्ट है जिसका सरकार सिक्योरिटी देने का विरोध कर रही है, नहीं दे रही सिक्योरिटी, वो आरएसएस का आदमी नहीं है। ये टेस्ट। आप बुलडोजर पर कुछ और कहना चाहते थे? मैं बुलडोजर पे यही कहना चाहता हूं, बुलडोजर के लिए सारी प्रक्रियाएं हैं। नोटिस देना होता है, उसके बाद हियरिंग देनी होती है। अगर किसी का कोई अनऑथराइज्ड घर है, अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बनाई है, या इंक्रोचमेंट है, या इंक्रोचमेंट है, जो भी है, उसके लिए पूरी लंबी कानूनी प्रक्रिया है। कौन सी जरूरत है, किस गाइडलाइन की जरूरत है? मतलब एक गुनाह करने के लिए गाइडलाइंस के लिए जाना उस गुनाह में शामिल होने के बराबर है कि आप इसको किसी तरीके से एक ऐसा जामा पहना दो कि ये हम गुनाह कर सकें, कोई हमारे ऊपर एफआईआर ना करा सके। महमूद प्राचा जैसा आके कल कोई एक भी व्यक्ति मेरे पास आ गया तो मैं नाप दूंगा सबको, उस केस में जो भी इन्वॉल्व होंगे, चीफ मिनिस्टर तक, क्योंकि कानून और संविधान के जरिए नापूंगा। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि इस देश में, ये कहते हैं ना हम एनक्रोचमेंट और ये सब हटाना चाहते हैं, इस देश में, ये तो दिल्ली तो राजधानी है, प्रधानमंत्री का घर है ना, वो नक्शे के हिसाब से नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ से कह रहा हूं, एक भी कैबिनेट मिनिस्टर का घर, एक भी कैबिनेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर का घर उसके नक्शे के हिसाब से और पूरी तरीके से कानून के दायरे में नहीं। तो अगर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है तो सबसे बड़े गुनाहगार के ऊपर होनी चाहिए ना पहले। छोटा मोटा व्यक्ति के पास तो तब आना चाहिए ना, ईडी सीबीआई बुलडोजर को, जब बड़े वाली मगरमच्छ खत्म हो गई, जब अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे बैंकों के लुटेरे सीधा सीधा लुटेरे वो जब खत्म हो जाए, जब तो बेचारे छोटे मोटे अमानतुल्लाह के पास आना चाहिए। तो ये, हालांकि अमानतुल्लाह ने गलत काम किया है, उसके पास भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं आना चाहिए, लेकिन पहले तो उनके पास जाना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये है बुनियादी बात। और दूसरा, जो अपराध है उसके खिलाफ तो एफआईआर कोई दर्ज कराना नहीं चाहता। एक सीएम के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, दूसरा सीएम हिम्मत करेगा? ये है बुनियादी बात बुलडोजर की। यही बुनियादी बात है मॉब लिंचिंग की। क्या उस बुजुर्ग के साथ सारी तंजीमों ने खड़े होकर कहा कि चलो हम तुम्हें प्राचा साहब को वकील करके देते हैं,
वो कानूनी तरीके से उन्होंने, उनका एक्सपर्टीज है इस चीज में कि वो कानून को इम्प्लीमेंट कराते हैं, पुलिस और बड़े बड़े लोगों के खिलाफ भी। किसी तंजीम ने ये कहा, चलो प्राचा साहब की तो शक्ल से उन्हें नफरत है या खुश नहीं होते, वो किसी और वकील को ये इंस्ट्रक्शंस देके जाए ना कि इन लोगों को सजा कराओ, हिम्मत है, जरूरत है, नहीं है, मिले हुए है ना, क्योंकि यही बात है। और ये तो अंसारी साहब भी कह रहे हैं, अब तो मैं अंसारी साहब का ही जिक्र किया करूंगा, ये 100% केस लड़ते ही हारने के लिए एक तरफ से चंदा इकट्ठा करते हैं, दूसरी तरफ से केस हारते हैं सामने वालों से मिलकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।